हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में, भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, उन्हीं को क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं। तो शुरू करते हैं हम। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। मतलब कि ये युग युगांतरों से बहुत पहले से चला आ रहा है, जिन्हें आज हम अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियां मानते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। मतलब कि देखिए, कहीं हम जाते हैं और वहीं बस जाते हैं तो उनकी परंपराएं भी हम ग्रहण कर लेते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह कैसे एडप्ट कर लेते हैं दूसरे की संस्कृतियाँ, तो यही दिखाया है इसमें। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु इन क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। तो ये बदलती भी रहती हैं। दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की परंपराओं को ग्रहण कर लेते हैं और उसमें कुछ नया निकल कर आ जाता है। आगे देखते हैं, चेर और मलयालम भाषा का विकास। देखिए, चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पश्चिम और ये पूरब। तो हमारा भारत ये ऐसे है, और दक्षिण पश्चिम मतलब ये यहाँ पर केरल है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली भाषा जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में किसी सरकारी अभिलेखों में उल्लेखित है, तो वो कौन सी भाषा है? तो वो मलयालम होगी। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल साइड की। तो केरल में बोली जाती है, इसलिए क्षेत्रीय भाषा हो गई है। आगे देखते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणिप्रावलम शैली में लिखा गया था। देखिए, ग्रंथ का नाम है, 14वीं शताब्दी का है ये, लीला तिलकम, और ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। मणि मीन्स हीरा और प्रवाल मीन्स मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मतलब कि दो भाषाओं में लिखा गया है, एक संस्कृत और दूसरा क्षेत्रीय भाषा। आगे देखते हैं, शासक और धार्मिक परंपराएं। देखिए, शासकों ने कौन कौन सी धार्मिक परंपराएं चलाईं, इसमें से एक है जगन्नाथी संप्रदाय। तो ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर है। जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, पुरी में। तो जगन्नाथ संप्रदाय कैसे बना? देखिए, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थीं। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी।
उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा, काष्ठ मीन्स लकड़ी की प्रतिमा, स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु मान लिया गया। ये देखेंगे आप, देखिए जगन्नाथ मंदिर हमारे 4 धामों में से एक है और ये उड़ीसा के पुरी में पड़ता है, जो एक तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए 3 मूर्तियाँ हैं इस मंदिर में। एक तो जगन्नाथ की है और एक उनके भाई बालभद्र की है और एक उनकी बहन सुभद्रा की है। ये 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं इस मंदिर में। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी शासक अनंत वर्मन ने देखिए इसको बनवाया था। पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। लेकिन जो आज वर्तमान में मंदिर है, वर्तमान रूप है मंदिर का, वो अनंग भीम तृतीय ने बनवाया था। स्टार्टिंग किसने करवाई थी? अनंत वर्मन ने। आगे देखते हैं। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने देखिए उड़ीसा को जीता था। सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। देखिए ये सब समझते थे, मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, कि हम अगर मंदिर पर कब्जा कर लेंगे तो वहाँ के लोग भी हमारे शासन को मानने लगेंगे। ये देखिए ये मंदिर है उड़ी का, पुरी में है। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में, पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में। आगे देखते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, देखिए राजपूत जो थे वो युद्ध के लिए जाने जाते थे कि वो बहुत वीर होते थे और युद्ध में वो कभी भी हार नहीं मानते थे, चाहे उन्हें अपनी जान की बलि देनी पड़े। तो एक वीर योद्धा माने जाते थे, शूरवीरता के लिए माने जाते थे। तो वैसे ही ये परंपराएं स्टार्ट हो गई वहाँ पर। तो इन अधिकांश राजस्थान जो स्थित है वो राजपूताना कहते थे उसको। इससे ये समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में ही राजपूत रहते हैं, ऐसे कई स्थान हैं मध्य भारत में या उत्तरी भारत में जहाँ पर लोग अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। लेकिन जो राजपूत हैं उन्होंने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिनके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे ये आशा की जाती थी
कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। देखिए, झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है मतलब कि जो स्त्रियां होती थी उनके लिए या उनके कारण आपस में शासकों के झगड़े हो जाते थे। देखिए, उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं ये भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं, मतलब कि जीवन के साथ भी और मरने के बाद भी दोनों का अनुसरण करती थीं उनकी पत्नियां। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। देखिए, वहाँ पर क्या होता था, जौहर कर लेती थीं औरतें, जिसमें क्या होता था, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो भी जलती आग में कूद जाती थी, मतलब कि सती हो जाती थी वो। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। मतलब कि जो लोग शूरवीर होते थे, उनके आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें जो होता था आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आगे देखते हैं, ये कहाँ की कहानी है, ये हमने अभी देखा। ये राजस्थान में जो राजपूत हैं उनकी। अब देखिए, ये मैप दे रखा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों के क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, तो वो इसमें देखिए मैप में दे रखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, राजस्थान। ये राजस्थान है। यहाँ पर जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ये सब यहाँ पर राजपूत रहते थे। हमने अभी पढ़ा उड़ीसा के बारे में। ये देखिए पुरी है, यहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर, और उड़ीसा की कैपिटल ये भुवनेश्वर है। और देखिए, हमने केरल के बारे में पढ़ा अभी, तो ये केरल है। यहाँ की भाषा कौन सी है, क्षेत्रीय मलयालम। आगे देखते हैं, ये देखिए पश्चिम बंगाल है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की कहानी देखेंगे हम। तो ये देखिए, पूछ लिया जाता है कि कथक जो है कहाँ का नृत्य है, तो ये उत्तर भारत का नृत्य है। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यह सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है। तो ये देखिए, कथक का किस शब्द से निकला है, कथा, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथा का मतलब कहानी ही होता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मतलब कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो देखिए, ये जो कथक होता है, इसमें जो कलाकार होते हैं उनके मूल हाव भाव भी जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि कौन से नृत्य में जो कलाकार होते हैं उनके मूल हाव भाव जुड़े होते हैं, तो कौन से, कथक के। आगे देखते हैं, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राजदरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला।
राजस्थान के राज दरबारों में और लखनऊ में। कहाँ फला फूला ये ज़्यादातर? राजस्थान में और लखनऊ में। लखनऊ यूपी की कैपिटल है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा, कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो देखिए कथक में क्या होता है, कथक में कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। वो अपने हाव भाव और संगीत से कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की इस तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। देखिए 19 और 20वीं शताब्दी में यहाँ पर हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज हो जाएगा, तो उन्होंने इसको नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। तो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, ये आप खुद से पढ़ लेना। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, किसे कहते हैं। और देखिए ये कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए भरतनाट्यम है, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। और कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिशा का है। कुचिपुड़ी, ये बहुत कुछ पूछा जाता है क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर का है। और जो हमने अभी पढ़ा कथक, ये कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में कई राज्यों का है ये। आगे देखते हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। तो चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा कैसे शुरू हुई, किस क्षेत्र में शुरू हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, लघु मीन्स क्या होता है? छोटा, छोटे चित्र। छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से, मतलब वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। पहले जब कागज नहीं होता था तो वो जो लघु चित्र थे वो तालपत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां किन्हें कहते हैं? जो हाथ से लिखी जाती हैं, आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। देखिए चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? जो जहांगीर का काल था। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी था और इसी के राज में जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर थी, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे देखिए, अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, मतलब कि उपहार देते थे। चित्रकारी जो होते थे चित्र बना के अपने दरबार में राजा को उपहार में दिया करते थे और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए, जो हमने अध्याय 10 में अभी देखेंगे हम आगे। तो जो चित्रकारी थे वो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ धीरे धीरे, तो वो चित्रकारी जो थे वो वहाँ से छोड़कर और जो अलग अलग नए राज्य उभर रहे थे आसपास, वहाँ के दरबारों में चले गए।
परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसी केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द में। यहाँ से जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी भानुदत्त की रसमंजरी। ये देखिए, रसमंजरी किसकी पुस्तक है? भानुदत्त की है, ये याद रखेंगे आप। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप, जब देखिए नादिर शाह ने आक्रमण किया था जब दिल्ली सल्तनत पर 1739 में, तब मुगल साम्राज्य चल रहा था, उस टाइम 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। पलायन मतलब कि चले गए, वो यहाँ से प्लेन एरिया से वो पहाड़ी क्षेत्रों पर चले गए जो कलाकार थे, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ उसके बाद। देखिए, ये कांगड़ा शैली का चित्र है, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, चित्र राधा, कृष्ण, राधा और उनकी सखियां हैं, पहाड़ी लघु चित्र है, ये कांगड़ा शैली में बना हुआ। तो ये हिमाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता मिल गए, मतलब कि उन्हें स्वीकार कर लिया गया चित्रकारियों को, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठंडे नीले और हरे रंग सहित कोमल रंगों का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? तो ये कांगड़ा शैली में किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए पहाड़ होते हैं, ठंडे नीले हरे रंग होंगे उसमें। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। आगे देखते हैं बंगाल। बंगाल के बारे में नज़दीक से एक नज़र है। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ यहाँ बंगाल में, तो देखेंगे कैसे और किस भाषा का हुआ। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। जो बंगाली है ये संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, लेकिन प्रारंभिक जो ग्रंथ हैं, देखिए जो संस्कृत में लिखे गए थे प्रारंभिक ग्रंथ, उनसे पता चलता है कि जो बंगाल के लोग थे वो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? जो बंगला है उसका उद्भव कैसे हुआ ये देखते हैं। ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः, ये देखिए बांग्ला भाषा में लिखी गई एक तालपत्र पांडुलिपि का वो है ये, संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। कैसे? देखिए बंगाल में और अवध में क्या था? व्यापारिक संबंध थे,
यहाँ देखेंगे आप वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे किस किस के बीच, बंगाल के और मगध के। मगध कहाँ था, दक्षिण बिहार। तो संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा उसी से। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। चौथी शताब्दी में देखिए गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया था वहाँ पर, कहाँ पर, बंगाल पर। इस प्रकार गंगा के मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो कैसे आई वहाँ संस्कृति, वो संस्कृत भाषा संस्कृत से ही निकली है, बंगाली। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जो हमने देखी अध्याय 2 में पढ़ा था। पाल शासक कहाँ रहते थे, ये बंगाल में रहते थे। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, जो अध्याय 3 में हमने पढ़ा। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिम भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। तो देखिए यहाँ पर बंगाल पर अंग्रेजों ने भी राज किया था और जो मुगल थे उन्होंने भी इसको जीता था और गुप्त वंशों ने भी यहाँ पर ब्राह्मणों को बसाया था। तो सारी भाषाएं ये मिक्स हो गई थीं, संस्कृत भी मिक्स हो गई थी और इसी कारण इसको बोलते हैं कि ये संस्कृत से निकली है। संस्कृत के शब्द, फारसी शब्द और यूरोपीय भाषाओं के शब्द से जो भाषा विकसित हुई है आज, जो बांग्ला वहाँ पर बोली जाती है, उसी को बंगाली भाषा कहते हैं। आधुनिक जो बंगाली भाषा है, ऐसे इसका विकास हुआ है। आगे पढ़ते हैं। बंगाली की प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, अध्याय 8 में पढ़ा था हमने, आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। चैतन्य महाप्रभु ये भी बंगाल के थे, अध्याय 8 में हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर, उनके बारे में है। नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। जो सन्यासी होते थे योग की क्रियाएं करते थे। ये गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें ये इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कहानियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थीं, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खासतौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थीं, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत
कम था पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। शने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। स्थानांतरित खेती होती है एक जगह छोड़कर दूसरी जगह खेती करना, कुछ साल बाद दूसरी जगह खेती करना, उसको बोलते हैं। पढ़ लिया है हमने कई बार। पीर देखिए, पीर का मतलब क्या होता है? पीर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आगे देखते हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेशों के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थीं। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था का आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो पीर किसे कहते हैं? ये आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। किसकी? पीरों की मज़ारें। आगे देखते हैं। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है अध्याय 2 और 5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली को कहते हैं, कंसारी, घंटा धातु के जो कारीगर होते हैं उनको, आदि के समर्थन से बने थे। जो मिट्टी गारे के मंदिर थे वो इनकी समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से अनेक आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के अनेक निर्माण के माध्यम से अपनी स्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। देखिए ये 2 चित्र दिए हैं यहाँ पर। देखिए ये एक झोपड़ी का चित्र है, इसको चौचाला झोपड़ी कहते हैं। और ये देखिए ये एक चौचाला मंदिर है। ये 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है। 2 चाला मतलब कि 2 दीवारों पर बनी झोपड़ी है। चौचाला मतलब कि 4 दीवारों पर। तो ये कहाँ की संस्कृति है? तो ये बंगाल की विशेषता है। बंगाल में ऐसी झोपड़ी पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला, 2 छतों वाली या चौचाला, 4 छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें, जो हमने पढ़ा था 5वें अध्याय में। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थीं, तो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे।
उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थीं। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। मछली भोजन के रूप में, देखिए हम बंगाल के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम ये सब। तो बंगाल में मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। मतलब कि जो भोजन की परंपराएं चली आ रही होती हैं तो वो उस इलाके में क्या ज़्यादा पाया जाता है उस पर निर्भर करता है। तो बंगाल जो है एक तटीय एरिया है, पास में समुद्र है। तो बंगाल एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज ज़्यादा होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो लोग यहाँ पर जो बंगाली लोग होते हैं, बंगाल के रहने वाले, वो मछली ज़्यादा पाई जाती है वहाँ, तो मछलियाँ खाते हैं। और चावल, धान की खेती ज़्यादा होती है तो चावल ज़्यादा खाते हैं। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, तो लोग मछली पकड़कर बेचते भी हैं। और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। देखिए मंदिरों की दीवारों पर भी मछलियों को दर्शाया गया है। ब्राह्मणों को शामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो भी कुछ खास किस्म की मछलियाँ होती हैं जिनका सेवन वो कर सकते हैं। बृहद धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख भोजन जो है वो मछली ही है। तो देखिए ये एक चित्र बना रखा है, किसी लेडी ने मछली को पकड़ रखा है बनाने के लिए घर पे। तो घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक मिला है। ये देखिए मंदिर से लिया गया है ये। तो आगे देखते हैं, अन्यत्र यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। तो ये 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तकों ग्रीक के स्थान पर रोमानिया में लिखी जाने लगीं और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को ये बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक प्रबल बल दिया। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। इसके बाद एक चैप्टर और है, उसके बाद हम 8th क्लास की NCERT हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।